सो लास्ट क्लास में हम तुमको बताए थे एम्पियर्स लॉ क्या होता है, उसके बारे में बेसिक चीजें बताए थे। अब हम एम्पियर्स लॉ का यूज करके सिमेट्रिकल केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। हम एम्पियर्स लॉ का यूज करके सिमेट्रिकल केसेस में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, देखो कैसे। पर उसके पहले हम एक चीज बता देते हैं, एक छोटा सा चीज है, वो है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। वो क्या होता है समझो, वो था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के केस में गॉस लॉ कैसा होता है, कहीं भी कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, कहीं भी कोई मैग्नेटिक फील्ड अगर होगा तो फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक। अगर हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करें, अगर हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में किया था, वो यहां भी करना चाहिए। लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस, समझ रहे हो ना, बी डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस कितना होना चाहिए, वहां क्या है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां भी लेंगे क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करेंगे, म्यू नॉट डाल देंगे। एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या करेंगे, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या डाल देंगे, म्यू नॉट। तो हम बता चुके हैं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट काउंटर पार्ट होता है म्यू नॉट का, इनटू चार्ज इनसाइड। ये चार्ज नहीं होगा, ये चार्ज नहीं होगा। जिस तरह से तुम्हारा प्लस क्यू का काउंटर पार्ट यहां पर होता है नॉर्थ पोल, माइनस क्यू का काउंटर पार्ट क्या होता है साउथ पोल। हम ये मैग्नेटिक मूवमेंट में देख चुके हैं, हम जब उसको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट में कन्वर्ट करते थे तो नॉर्थ पोल प्लस की तरह होता है और साउथ पोल की तरह। यानी कि अगर हम इसको कहें प्लस मैग्नेटिक पोल तो कहेंगे माइनस मैग्नेटिक पोल। हम इसको एनालॉजी फॉर्म में कह सकते हैं कि Q की जगह यहां पे नॉर्थ पोल है, माइनस Q ये साउथ पोल है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसको हम लिख सकते हैं M इनसाइड, मैग्नेटिक मोनोपोल इनसाइड। आज तक कहीं भी मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं मिला है। जब भी नॉर्थ पोल मिलता है उसके साथ साउथ पोल मिलता ही मिलता है। तो याद रखना दिस मैग्नेटिक मोनोपोल सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल नहीं मिलता है। किसी मैग्नेट को टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे ना, नॉर्थ और साउथ है तो जो टुकड़ा होगा वहां एक नॉर्थ साउथ पेयर बन जाता है। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए ये हमेशा जीरो आएगा, इसलिए हमेशा जीरो का छोटे से छोटा टुकड़ा भी, एक एटम से तो छोटा नहीं कर सकते किसी को टुकड़ा। एक एटम में जब करंट इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल होता है। इसका मतलब है कि आइसोलेटेड सिंगल मोनोपोल तुमको नहीं मिलेगा। आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल, याद रखना, आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए ये टर्म हमेशा जीरो आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस थ्रू हमेशा हमेशा और हमेशा जीरो होगा, नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक, तो मैग्नेटिक जो वो होता था, जो वहां होता था E डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए इन Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका काउंटर पार्ट यहां होता है मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी ए, E 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट। और यहां पे हमको चार्ज इनसाइड की जगह, चार्ज में ये पॉसिबल है कि सिर्फ प्लस चार्ज मिल जाए या सिर्फ माइनस चार्ज मिल जाए, लेकिन यहां पॉसिबल नहीं है कि नॉर्थ सिर्फ मिल जाए, सिर्फ नॉर्थ मिले साउथ ना मिले, उसके साथ अटैच साउथ हमेशा होगा। इसीलिए ये हमेशा जीरो आता है। ठीक है, ये हमेशा जीरो आता है। ठीक है, तो चलिए हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब गॉस लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं सिमेट्रिकल केसेस में। हम गॉस लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं सिमेट्रिकल केसेस में, जहां पे हम ये जस्टिफाई कर सकें हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। देखते हैं कैसे।
ना ये जो टॉपिक है अब जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है तो मिलता जुलता थोड़ा सा किसके जैसा, गॉस लॉ के जैसा, बट इसमें लॉजिक बहुत है, लॉजिक बहुत है। तुम्हारे जो है हर चीज के पीछे कारण है। हम कारण ना बताएं कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन बताना चाहिए क्योंकि आपकी थिंकिंग साइंस में क्वेश्चन रेज करना चाहिए, तो क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, और हर चीज का आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, सो हम जो करने जा रहे हैं, देखो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए करंट यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो समझो, हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होता है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल होता है, क्या होता है, ये होता है म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड ना। आई इनसाइड तो तुम निकाल लोगे, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, प्लस माइनस कितना चार्ज उसके भीतर गया वो तो तुम निकाल सकते हो। इस बी डॉट डीएल को अगर हम लॉजिकली जस्टिफाई कर पाए, हम इस बी डॉट डीएल को क्या लिख सकते हैं, हम इस बी डॉट डीएल को लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा। हम कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे जो लूप बनेगा ऑन द एम्पीरियल लूप, ये क्या होता है, क्लोज लूप, ये किसी क्लोज लूप पे होता है, ये किसी क्लोज लूप पे होता है। ये तो हम निकाल लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी। अगर हम ऐसा एक लूप बनाएं, हम एक ऐसा लूप बनाएं और लॉजिकली जस्टिफाई कर पाए कि हर पॉइंट पे b की मैग्नीट्यूड उस लूप पे कांस्टेंट होगी। समझो, अगर हम इस b cos थीटा को बाहर निकाल पाए, अगर हम b cos थीटा को बाहर निकाल पाए, अगर हम इसको निकाल पाए तब हम फील्ड निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल सकते हैं। हम अगर इस b cos थीटा को बाहर निकाल लें तो हम फील्ड निकाल सकते हैं। और ये b cos थीटा कब निकलेगा, इफ by logical reasoning we can justify that what, over the entire empyrean loop b is constant, magnitude of b हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। दूसरा, एंगल बिटवीन वेक्टर b and dl is 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फील्ड निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते हो। जहां तुम इस b cos थीटा को निकाल सकते हो उनको बोलते हैं सिमेट्रिकल केसेस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल केसेस। ठीक है, क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल केसेस। उस केस में तुम बिना इंटीग्रेशन के भी निकाल सकते हो। देखते हैं ऐसा कैसे होगा। हमने पहले भी मैथमेटिकली निकाला हुआ है इंटीग्रेट करके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, हमने पहले भी निकाला हुआ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दैट। एक इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, वहां से डिस्टेंस r पे हमने फील्ड निकाला था म्यू नॉट I बाय 2 पाई r, और उसकी डायरेक्शन आई थी हमको सर्कुलर। हमने वहां इंटीग्रेट किया था, क्या किया था, बायट-सवर्ट लॉ से I dl क्रॉस r किया था, फील्ड निकाला था, फिर उसको इंटीग्रेट किया था। याद होगा हमने साइन थीटा, टेन थीटा, डी थीटा करके उसको इंटीग्रेट किया था। हम वही चीज यहां भी करने जा रहे हैं। ठीक है, सो हम आ रहे हैं इनके केसेस पे, हम आ रहे हैं इनके केसेस पे, और ध्यान देना कैसे क्या कर रहे हैं। सो पहला एप्लीकेशन हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखते हैं, तो देखो पहला हमारा एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट वायर,
करंट वायर, ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट वायर है। देखो ये हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट वायर है, ठीक है। ऐसे करके ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फिनिटी से करंट आ रहा है और यहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। हमको यहां पर पूछा गया है यहां से r डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी, यहां पर r डिस्टेंस पे फील्ड कितनी होगी। लॉजिकली हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई ऐसा है, देखो भाई ऐसा है, यहां फील्ड कितनी होगी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई मान लेते हैं यहां फील्ड की मैग्नीट्यूड b होगी, मान लेते हैं यहां फील्ड की मैग्नीट्यूड b होगी। तो क्या हम कह सकते हैं अगर यहां फील्ड इस इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर यहां फील्ड b होगा, इस पूरी सर्किल पे b होगा इन मैग्नीट्यूड। क्या हम कह सकते हैं यहां पर b अगर होगा तो इस पूरे सर्कल पे b ही होगा, इस पूरे सर्कल पे b ही होगा। तो कहोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि हाँ सर ये जो है ये अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है, यहां मैग्नेटिक फील्ड b है, बट इस साइड इस ग्रीन के एंड पे इसके एंड पे b है, इसके एंड पे b डैश है, इक्वल डिस्टेंस है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट यहाँ b है, इस एंड पे b है, इस एंड पे b डैश है। मैं इसी डायग्राम को ऐसे घुमा देता हूं तो देखो तुम्हारा पोजीशनिंग इंटरचेंज हो गया, बट सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया, बट ये और ये आपस में इंटरचेंज हो गए, तो फील्ड तो सबको सेम होना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज बाय सिमेट्री, क्योंकि इसके अबाउट सिमेट्री है, हर डायरेक्शन इसके अबाउट हर डायरेक्शन एक जैसा है, यहां b तो हर पॉइंट पे b लॉजिकली होना चाहिए। कोई कारण नहीं यहां b होगा तो यहां पे 2b होगा या b/2 होगा, तो हर पॉइंट पे b होना चाहिए। पहली बात, इसमें किसी कोई डाउट? ठीक। दूसरी डायरेक्शन, बुक्स में क्या किया गया है कि डायरेक्शन को लेने के लिए बायट-सवार्ट लॉ यूज कर दिया गया है। हम अगर बायट-सवार्ट लॉ को यूज कर ही रहे हैं तो हमको क्या जरूरत है इसको लेने का। देखो दो मेथड अगर हैं तो इसका मतलब एक मेथड आप कर रहे हैं, दूसरे मेथड का कोई यूज मत कीजिए, और दूसरा कर रहे हैं पहले का यूज मत कीजिए। हम कह रहे हैं कि बायट-सवार्ट एम्पियर्स लॉ इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ बायट-सवार्ट लॉ। हम कह रहे हैं एम्पियर्स लॉ इज द अल्टरनेटिव ऑफ बेटर मेथड ऑफ बायट-सवार्ट लॉ इन सिमेट्रिकल केसेस, और साथ हम उसको यूज भी कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में क्या किया जाता है, क्या कहते हैं यहां से हम डिस्टेंस कितना जाते हैं, एक ऊपर जाते हैं x, यहां सेंटर से हम डिस्टेंस जाते हैं y, और एक एलिमेंट कट करते हैं dy, और उसी तरह यहां से हम नीचे आते हैं y और कट करते हैं dy। हम क्या करते हैं यहां से ऊपर एलिमेंट लेते हैं y और dy के बीच में, और नीचे भी लेते हैं y और dy के बीच में, सिमेट्रिकल। अब हम इसके लिए कहते हैं ऐसे, इसके लिए कहते हैं ऐसे। तो इसके कारण जो फील्ड होगा IDL क्रॉस R वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। IDL क्रॉस R इनवर्ड होगा, इसकी वजह से IDL क्रॉस R भी इनवर्ड होगा। देखो IDL और ये हो गया R, IDL क्रॉस पोजीशन वेक्टर है, इसको D मान लो। IDL क्रॉस R, IDL क्रॉस R, देखो IDL ऊपर क्रॉस R अंदर, इसके लिए IDL क्रॉस, तो अंदर और अंदर तो अंदर ही होगा। बट यहाँ तो हम बायट-सवार्ट लॉ यूज कर रहे हैं, हमको ये यूज नहीं करना चाहिए लॉजिकली, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, हम उसको यूज नहीं करते हैं, हम यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मान लेते हैं यहाँ जो फील्ड है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। हम मान लेते हैं यहाँ जो फील्ड है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक नीचे है या ऊपर कुछ भी मान लो, एक इधर है और एक इनवर्ड है। हम यहाँ 3 कंपोनेंट फील्ड के मान लेते हैं, हम यहाँ पे फील्ड के 3 कंपोनेंट मान लेते हैं। एक का नाम देते हैं B1, एक का देते हैं B2 और इसका देते हैं B3। समझ रहे हो ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो इस तरह से है, एक बाहर के तरफ है, एक नीचे के तरफ है और एक अंदर के तरफ है। XYZ कोई भी कंपोनेंट 3 डायमेंशन में, कोई म्यूचुअली 3 कंपोनेंट मान लो, मान सकते हो, ये मोस्ट जनरल केस है। अगर ये फील्ड ऐसा है, या इसको ऊपर ले लो सिंपलिसिटी के लिए, इसको ऊपर ले लो, हमको लॉजिकली प्रूव करना है। देखो मेरे पास बहुत सारे लॉजिक है, इसमें सिर्फ लॉजिक ही बड़ा हुआ है।
B2, B1 B2 B3, B1 राइट, B2 अप, B3 इधर, मान लो ऐसा है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पे फील्ड कुछ इस टाइप से होगा। हम अब क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कैसा? ऐसा। देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक गॉसियन सरफेस इस तरह से बना रहे हैं। गॉसियन सरफेस कैसा है? एक टिफिन बॉक्स के जैसा है, एक डिस्क के जैसा है। ये गॉसियन सरफेस क्या है? ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। बताओ इस गॉसियन सरफेस पे इस गॉसियन सरफेस पे अगर फील्ड इस तरह से है, कैसे? ऐसे, ऐसे और इनवर्ड, ये तीन अगर फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, ये तीन फील्ड की, एक ऊपर है, एक बाहर है और एक इधर है, और ये इस तरह से सब जगह है, ये इस तरह से सब जगह है। तीनों का जरा फ्लक्स निकालो, क्या क्या होगा ये बताओ। B2 की वजह से फ्लक्स कितना होगा? B2 की वजह से इस पे फ्लक्स कितना होगा? इस पे। अगर B2 की वजह से देखो, अगर तुम B2 की वजह से फ्लक्स ड्यू टू B2 देखो, फ्लक्स ड्यू टू B2, फ्लक्स ड्यू टू B2, यहां पर ये फ्लक्स एंटर करेगा B2 का और यहां से निकलेगा। एग्रीड? ये इस B2 का फील्ड यहां से एंटर करेगा, यहां से निकलेगा ना, यहां से, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में, भले मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, बट जो भी B2 यहां पर होगा वो एक एंटर करेगा, दूसरा जो है निकलेगा। तो एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा। देखो जो एंटर कर रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आउटवर्ड नॉर्मल को मानते हैं पॉजिटिव, मानते हैं ना, तो ये एंटर करेगा, ये निकलेगा, माइनस और प्लस। और इस कर्व सरफेस पे, ये जो कर्व सरफेस है, इस पे तो डीए वेक्टर के साथ ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री, 90 प्लस 0, ये तीनों कट जाएगा। देखो B2 की वजह से जितना आएगा उतना जाएगा, B2 की वजह से जितना आएगा उतना जाएगा, क्योंकि ये तो यहां पर अगर कुछ फील्ड B2 है तो B2 है तो ये यहां भी यही, यहां भी वही है, तो B2 जितना एंटर उतना, एक यहां पे है फ्लक्स माइनस, यहां पे है प्लस, माइनस प्लस, और कर्व सरफेस के थ्रू तो 0 होगा, कट जाएगा। चलो फ्लक्स ड्यू टू B1 0, क्यों 0? इस पे देखो, फ्लक्स ड्यू टू B1 का इसके ऊपर फ्लक्स क्या होगा? 0। देखो ये जो B1 है जो किस डायरेक्शन में है? रेडियली आउट है। B1 क्या है? रेडियली आउट है। तो ये तो हर पॉइंट पे, ओके सॉरी B1 जो है, हाँ B1 जो है ये है, सॉरी B1 जो है यहां पर क्या बनाएगा? एंगल 0 बनाएगा। देखो B1 क्या करेगा? इसके साथ क्या बनाएगा? 0। तो एक होगा B1 के कारण B1 इंटू 2 पाई RH, क्यों होगा बताओ? हर पॉइंट पर एंगल ये क्या बना रहा है? 0। तो B1 इंटू DA cos 0 डिग्री। तो जब DA को इंटीग्रेट करोगे क्या हो जाएगा? अच्छा, इस B1 के कारण जो फील्ड होगा, देखो ये जो B1 रेडियली आउटवर्ड है, उसका फ्लक्स अपर कैप और लोअर कैप के थ्रू 0 होगा। ये जो B1 जो है, B1 जो फील्ड है जो कि रेडियली आउट है, तो वो इस सरफेस को ग्रेज करता निकल जाएगा, तो इन दोनों पे इसका 0 फ्लक्स आएगा। करेक्ट, ठीक है। अब आप B2 पे, फ्लक्स ऑफ, सॉरी B2 हो गया, फ्लक्स ऑफ B3 का फ्लक्स बताओ क्या होगा? B3 ऐसे है, B3 क्या है? सर्कुलर है, समझ रहे हो ना? B3 फील्ड जो है वो इस तरह से है। B3 मैंने क्या लिया है यहां पे? परपेंडिकुलर, इनवर्ट। तो B3 कुछ इस टाइप से है ना? B3 कुछ इस टाइप से, ठीक है ना? तो B3 का फ्लक्स क्या होगा? B3 का फ्लक्स, इस पे देखो B3 इस तरह से है, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ऊपर है, ये XY प्लेन में है और ये Z डायरेक्शन में है, डॉट प्रोडक्ट 0। यहां भी नीचे में ये XY प्लेन में है, B3 जो है सर्कुलर है और ये इस डायरेक्शन में, डॉट प्रोडक्ट 0। यहां देखो ये B3 रेडियली आउट है और ये जो है इस डायरेक्शन में, एरिया इस डायरेक्शन में, यहां भी 0। ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। 0 क्यों होगा? 90 डिग्री। बताओ अगर इस टाइप से है, सोचो अगर कोई फील्ड लाइन इस टाइप से है ऐसे करके, तो टॉप कैप पे एरिया के थ्रू 90 डिग्री,
बॉटम कैप पे एरिया के थ्रू 90 डिग्री, और जो रेडियली लोगे डीए वेक्टर साइड कैप पे वहां भी क्या होगा 90 डिग्री। इन तीनों को जोड़ दो, ये और ये तो कट ही गया। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा B1 इंटू 2πRH, कितना होना चाहिए 0, इंप्लाइज B1 इज 0। तो B1 तुम्हारा 0 आ गया। B1 0 क्यों आया, इसका फ्लक्स वैसे ही 0 है, इसका फ्लक्स वैसे ही 0 है। B2 का फ्लक्स माइनस प्लस और 90 0 है। देखो यहां पर इस B1 के कारण, इस B1 के कारण टॉप कैप पे भी 90 डिग्री, टॉप कैप पे भी 90 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ, बॉटम कैप पे भी 90 डिग्री एरिया वेक्टर के साथ रेडियली आउट जो था, और B1 के कारण, और यहां पर 0 डिग्री था। तो टोटल कर्व सरफेस B1 इंटू 2πRH, ये हो गया इसका। इसका तो पता है, जितना एंटर यहां से करेगा वही यहां से निकल जाएगा, दोनों कैंसल। और यहां पर जो इस टाइप से होगा, जो फील्ड लाइन साइड वॉल्स पे है, जो फील्ड लाइन साइड वॉल्स पे है, ये तो हमेशा 90 डिग्री बना रहे हैं। एरिया वेक्टर इस तरह, ये इस तरह, तो ये 0 हो गया। B3 का फ्लक्स जो है उसके लिए क्या करेंगे, B3 इस तरह से था, इस तरह से मतलब सर्कुलर था, B3 इस टाइप से था हर जगह पे। तो जो टॉप कैप है वहां पर एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ है, ऊपर की तरफ है। जो बॉटम कैप है वहां एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, हर पॉइंट पर 90 डिग्री है। और जो कर्व्ड सरफेस है वहां पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर वहां पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है और फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो 90 डिग्री, तो तीनों में 0 आ रहा है, तो ये खत्म ही हो गया। तो B1 यहां से हमने 0 प्रूव कर दिया, B1 0 है। बचा B2 और B3। B1 0 प्रूव हो गया। हमको ये प्रूव करना है कि सिर्फ B3 होगा, B2 भी नहीं होगा। ठीक है, हमने B1 को 0 प्रूव कर दिया। ठीक, अब जरा देखो, हमने जब B1 को 0 प्रूव कर दिया गॉस लॉ से, हमने B1 को 0 प्रूव कर दिया गॉस लॉ से। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि कौन सा, अब मेरे पास सेकेंड, अब हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मान लेते हैं करंट इस तरह से है I, यहां 2 कंपोनेंट बच गए। B1 तो 0 हो चुका है, एक बच गया B3 और एक बच गया B2। ठीक है, एक B3 और एक B2। तो हम क्या कर रहे हैं, अब एक एम्पीरियन लूप बना रहे हैं। हम एक एम्पीरियन लूप इस तरह से बना रहे हैं, ऐसे करके। हम ये क्या बना रहे हैं, एक एम्पीरियन लूप बना रहे हैं। B1 तो 0 हम प्रूव कर चुके हैं। इसका नाम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, PQRS। यह एम्पीरियन लूप, ये एक रेक्टेंगल है, क्लोज लूप है, इसमें मूव करे। जहां B2 है तो यहां पे कुछ कम होगा भाई, B2 डैश होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो डिफरेंट है ना, जो डिस्टेंस यहां है वही डिस्टेंस यहां तो नहीं होगा। और यहां पे भी कुछ क्या होगा, B3 डैश होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ B3 B2, तो यहाँ B2 डैश और B3 डैश, मैग्नीट्यूड थोड़ा सा डिफर करेगा। अब इस लूप में घूम जाओ, इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इन दिस क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप, PQRSP, कितना आएगा बताओ। यहां से यहां जाओगे, अगर ये लेंथ L है, यहां से यहां जाओगे तो क्या लिखोगे, B2 इंटू L लिखोगे, क्योंकि B2 और L डिस्प्लेसमेंट L सेम डायरेक्शन में है। B2 इंटू L cos 0 डिग्री। यहां से यहां जाओगे तो B2 के भी परपेंडिकुलर जा रहे हो और B3 के भी जा रहे हो परपेंडिकुलर। देखो ये पूरा का पूरा लूप B3 के तो परपेंडिकुलर है ही, ये पूरा का पूरा लूप जो है वो B3 के तो परपेंडिकुलर है ही ना, क्योंकि B3 तो इस तरह से है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट तो वैसे ही 0 आएगा। इस पूरे लूप में कहीं भी, इस पूरे प्लेन में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इस पूरे प्लेन में ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है B3, इसलिए B3 का डॉट तो वैसे ही 0 आएगा। बच गया सिर्फ B2। तो B2 का यहां से यहां जाओगे तो क्या लोगे, प्लस B2L। यहां से यहां क्या लोगे बताओ, B2 इस तरह से है ना, हर जगह B2 इस तरह से है, 90 डिग्री है, तो लोगे 0। जब यहां से यहां जाओगे बताओ, तो तुम जा रहे हो नीचे, तो क्या लिखोगे, माइनस B2 डैश L, क्योंकि B है नीचे,
सॉरी बी है यहां पर भी ऊपर, B2 डैश, यहां B2 ऊपर तो यहां B2 डैश भी ऊपर, और जा रहे हो नीचे तो 180 डिग्री है। यहां से यहां जाओगे फिर से क्या होगा, जो भी यहां B है वेरिएबल होगा बट यहां 90 डिग्री होगा, ये होगा 0। लेकिन तुम जानते हो इसके थ्रू क्या कोई करंट पास हो रहा है? क्या इस लूप के थ्रू कोई करंट पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या इस लूप से कोई करंट का वायर पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन लॉ अगर ये क्या होता है, बी डॉट डी एल, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल क्या होता है, म्यू नॉट इंटू आई पासिंग, तो आई तो 0 है, ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 0। इसका मतलब हो गया B2 डैश इज इक्वल टू B2, इसका मतलब हो गया B2 डैश इज इक्वल टू B2। इसका मतलब जो फील्ड यहां वही फील्ड यहां, अगर है तो, अगर फील्ड यहां पर B2 है, यहां B2 डैश उसके इक्वल होगा। थोड़ा सा और दूर जाओ, B2 डबल डैश, अब B2 डैश और B2 डबल डैश भी इक्वल होगा। करते करते कहां चले जाओ, इंफिनिटी पे चले जाओ। इंफिनिटी में तुमको पता है इनफाइनाइट डिस्टेंस में फील्ड कितना होता है, 0। अब इस लूप में घूम जाओ ऐसे करके, यानी B2 डैश इज इक्वल टू बी एट इंफिनिटी। देखो B2 इज इक्वल टू B2 डैश इज इक्वल टू B2 डबल डैश इज इक्वल टू B2 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू करते करते B2 एट इंफिनिटी, जो कि 0 होता है, तुम जानते हो, इसीलिए B2 0 होगा। बचेगा सिर्फ क्या, B1 बचेगा, सिर्फ क्या, सॉरी B3 ही बचेगा। तुम वैसे बुक्स में दिया होता है कि ये और ये है तो इससे निकाल सकते हैं, वैसे ही बोल देते हैं बायट-शॉर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, वो हम जानते हैं पहले से, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। चलो अभी जो सोलेनॉइड पे जाएंगे तुमको ऐसे बहुत सारे लॉजिक बताएंगे जो कि इंडियन बुक्स में कहीं नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि इंडिया में हमको सिर्फ मार्क्स लाना होता है, लॉजिक हमारे पास है या नहीं है, हम चीज़ों को सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे किसी को मतलब नहीं है। वी आर जस्ट, हमको बस पता है कि हाँ मतलब ऐसा होता है, बट क्यों होता है इतना लॉजिक, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं है जहाँ पे ऐसा कुछ पूछा जाता हो, ठीक है। तो ठीक है, हमको अब ये निकालना है फील्ड। हम क्या करते हैं, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था। ये d डिस्टेंस है और हमको यहाँ पे फील्ड निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। हम ये प्रूव कर चुके हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी, ये क्या है हमारा, ये करंट आई था, ये इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा है, दिस इज एन इमेजिनरी लूप, सर्कुलर लूप अराउंड centered at O at वायर, यहां पर था। हम कह रहे हैं मान लेते हैं यहाँ फील्ड B है तो हर पॉइंट पे फील्ड B ही होगा, ये तो एक बात होगी बाय सिमेट्री। दूसरा, हम देख चुके हैं कि रेडियल और ये कंपोनेंट 0 होगा तो फील्ड ऐसे ही होगा, इस फील्ड का नाम दे दो, तो फील्ड का डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगा, सो B इज कांस्टेंट एंड टेंजेंशियल। अब क्या करो, अब टेंजेंशियल तुम कैसे मान सकते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम क्या करो, इस लूप पे घूम जाओ, अप्लाई एम्पीरियन लॉ ऑन दिस, अप्लाई एम्पीरियन लॉ, इस लूप को बोलते हैं एम्पीरियन लूप। लिख दो इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। ये तुम जानते हो राइट हैंड साइड में क्या होगा, आई होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, आई होगा। करंट कितना पास कर रहा है, आई। इसको लिख दो इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। तुम जानते हो कि B की डायरेक्शन टेंजेंशियल है और तुम्हारा जो DL कटेगा, जो DL डिस्टेंस तुम मूव करोगे, जो DL और DL डिस्टेंस तुम मूव करोगे वो भी टेंजेंशियल ही होगा। सो B भी टेंजेंशियल है
और डीएल भी टेंजेंशियल है, दोनों सर्किल एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है। बी भी टेंजेंशियल है और इस पे चलने वाला तुम्हारा पाथ का टुकड़ा टुकड़ा जो है वो टुकड़ा भी क्या है, टेंजेंशियल है। देखो ये टुकड़ा भी टेंजेंशियल है, बी भी टेंजेंशियल है। हर पॉइंट पे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो यहां से तुम देखोगे क्लोज लूप, तो बी कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, इंटीग्रल ऑफ डीएल टोटल लेंथ इज म्यू नॉट आई। सो बी हो जाएगा देखो म्यू नॉट आई बाय डीएल का मतलब कितना है 2 पाई डी, टोटल लेंथ कितना है 2 पाई डी, तो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ठीक है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, यही आया था वहां भी इनफाइनिटी लॉन्ग के लिए। अगर ये फाइनाइट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते हो। अगर ये फाइनाइट वायर होता तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाते, क्योंकि उस केस में तुम्हारे सिमेट्री आर्गुमेंट्स वैलिड नहीं होते। हमको ये करंट, ये जो फील्ड निकालना, दिस इज फील्ड ड्यू टू कंप्लीट वायर, इनफाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के लिए मतलब जहां से करंट चला और जो पूरा लूप बना के चला उस सबका फील्ड यहां लेते हैं, ये बताए हुए हैं। ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। ठीक, कोई डाउट? नो सर। चलो अब तुमको गॉस लॉ का वो याद आना शुरू हो जाएगा। अगला, हम फील्ड निकालना चाहते हैं एक सिलिंड्रिकल वायर के कारण, हम फील्ड निकालना चाहते हैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर के कारण जिसकी रेडियस है आर, उसके इनसाइड पॉइंट पे और आउटसाइड पॉइंट पे। ठीक, हम क्या चाहते हैं समझो, वी वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to an infinitely long cylindrical solid cylindrical wire carrying current I। ठीक, ये कुछ इस टाइप से है। कैसा है समझो, ये बहुत लॉन्ग वायर है, ये एक लॉन्ग वायर इस तरह से, ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है, ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट को जा रहा है। ठीक है, इसमें करंट इस तरह से है, करंट इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है। सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, जैसे ये मान लो एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरे कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तुम्हारी तरफ। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये जो करंट है, पहला केस ले रहे हैं कि जो करंट इसकी टोटल है आई और इसकी रेडियस कितनी है आर। ठीक है, ये करंट इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी पूरे माउथ के ऊपर ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सो हम कह रहे हैं करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over its area। हम क्या करेंगे डिफाइन, जे इज इक्वल टू करंट बाय एरिया, ये होगा ना, जो कि यूनिफॉर्म आएगा। ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जे क्या होता है बताए हुए थे पहले करंट में, जे होता है करंट डेंसिटी वेक्टर, ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तुमको इसके अंदर और बाहर फील्ड निकालना है। ये सॉलिड वायर है, तुमको इसके अंदर और बाहर फील्ड निकालना है।
ठीक है, यू हैव टू फाइंड द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, और प्रूव करना है कि जैसे बाहर जाओगे ये थिन वायर बन जाएगा, यानी बाहर में फील्ड आएगा म्यू नॉट आई बाई 2πd, अंदर में फील्ड क्या वहीं तक का आएगा जहां तक बता रहे थे। तो तुमको ये है, हम इसको डिफाइन कर देते हैं, ये जे है करंट पर यूनिट एरिया एंड दैट इज यूनिफॉर्म, इन दिस केस इट इज यूनिफॉर्म, अगले केस में यूनिफॉर्म नहीं भी होगा, ठीक है। तो समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये एक वायर है और इस वायर में करंट जो है डॉट के फॉर्म में तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसमें करंट जो है डॉट के फॉर्म में तुम्हारी तरफ आ रहा है। एक सिलिंड्रिकल वायर है, कॉपर का वायर है, इसमें पूरे वायर में जिस तरह से पूरे पाइप में पानी फ्लो करता है, भरा हुआ पानी फ्लो करता है, उसी तरह करंट तुम्हारी तरफ फ्लो कर रहा है इसके पूरे इनसाइड से, ठीक है। और ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। तुमको यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं फील्ड इनसाइड, बी इनसाइड, हम जानना चाहते हैं बी इनसाइड। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, हाउ टू गेट बी इनसाइड। अरे को अंदर के पॉइंट पे फील्ड निकालना है, पहला है बी इनसाइड। तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है। हमको इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, हम क्या करते हैं एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गॉस लॉ नहीं लगाना है, एम्पीरियन लूप लगाना है। यहाँ एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं जिसकी सेंटर इसके एक्सिस पे, हमको यहाँ से r डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं सेंटर्ड हियर, इसको हम बोलते हैं एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, ठीक, समझ रहे हो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये जो है इसमें हम इतना बड़ा एक लूप बना रहे हैं ऐसे, इसमें हम ऐसे बना रहे हैं, हालांकि इस पूरे में करंट फ्लो कर रहा है, करंट इस पूरे में फ्लो कर रहा है तुम्हारी तरफ, बट इस एम्पीरियन लूप में सारा करंट बंद नहीं होगा। अब समझो, मान लेते हैं यहां फील्ड बी है, मान लेते हैं यहां फील्ड बी है, तो बाय सिमेट्री हर डायरेक्शन में बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे घुमा दें कोई फर्क नहीं, जो यहां है और जो यहां है दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिचुएशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बाय सिमेट्री, यहाँ पे एक्सियल सिमेट्री है, यहाँ बी तो सब जगह बी। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हो सकता है, फिर से वही करेंगे जो लास्ट केस में किए थे, बी दिस वो जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्शन एक ही हो सकता है, वो है अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो सर्कुलर ही हो सकता है। तो बाय लॉजिक B is constant in magnitude due to symmetry and by Gauss law and Amperian law it would be circular only. अब इस पे लगा दो Amperian law, तो क्या लिखोगे, लिखोगे इंटीग्रल ऑफ B inside डॉट dl, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, dl dl करके छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और उस पूरे टुकड़े पे डॉट प्रोडक्ट लगाते चले जाओ। इंटीग्रल B डॉट dl म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड, ये इसको तुम लिख सकते हो बी इनसाइड इंटू डीएल कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे बी भी सर्कुलर है और तुम्हारा डीएल जो है वो भी तुम्हारा हर पॉइंट पे क्या है, टेंजेंशियल है। तो हर पॉइंट पे बी और डीएल के बीच में म्यूचुअल एंगल 0 डिग्री ही रहेगा, बी भी टेंजेंशियल और डीएल भी उसका पाथ भी तुम्हारा टेंजेंशियल है। इसके अंदर कितना चार्ज है बताओ, इसके अंदर कितना करंट है। अगर टोटल करंट आई है, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, आई बाई पाई आर स्क्वायर, टोटल करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड है पाई आर स्क्वायर पे, इसके अंदर कितना करंट बंद है, इसमें से कितना करंट पास करेगा। तो क्या करोगे, करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, यही ना। बी इनसाइड को तो बाहर निकाल दो, यहां पे क्या हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा करंट डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, समझ रहे हो। पाई आर स्क्वायर में
पाई आर स्क्वायर एरिया में, इस पूरे एरिया में पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट था, यूनिट एरिया में आई बाई पाई आर स्क्वायर होगा, इसीलिए इतने बड़े एरिया में होगा आई बाई पाई इंटू आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इनसाइड दैट लूप, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा, देखो ये पाई कर दो, बी इनसाइड बाहर, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, बी इनसाइड सब जगह कांस्टेंट है। इंटीग्रल ऑफ डीएल, टोटल लेंथ कितना होगा बताओ? 2 पाई आर। टोटल लेंथ इंटीग्रेट करोगे डीएल को, टोटल लेंथ डीएल 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 सबको जोड़ते जाओगे, तो टोटल लेंथ होगा 2 पाई आर पेरीमीटर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यहां से आएगा बी इनसाइड इज इक्वल टू, समझ लो, म्यू नॉट आई बाय 2 आर बाय पाई आर बाय आर क्यूब। म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर ना, म्यू नॉट आई बाय 2 सॉरी आर स्क्वायर बाय म्यू नॉट बाय 2 म्यू नॉट बाय 2 आई बाय पाई आर स्क्वायर, ये ना, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय पाई आर आर भी स्क्वायर, आएगा स्मॉल आर। ठीक है। चेक करके देखो, चेक करके देखो, अगर हम इसको स्मॉल आर को कैपिटल आर दे दें और हम इस स्मॉल आर की वैल्यू कितना दे दें? कैपिटल आर, यानी सरफेस पे पहुंच जाए, और हम इस स्मॉल आर की वैल्यू दे दें कैपिटल आर, तो क्या ये म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर है? 2 आर है, 2 पाई आर। यस सर। अगर हम इसको दे दें कैपिटल आर, तो हम क्या देख रहे हैं? इसकी वैल्यू वही आ रही है जो एक थिन वायर के कारण आती थी आर डिस्टेंस पे, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर, आर से आर कट जाएगा, कैपिटल आर से म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये वही फील्ड होता था, और हम इस सिलेंडर को कोलैप्स करके एक धागा बना दे, अगर हम सिलेंडर को एक धागा बना दे, एक थिन वायर बना दे एक्सिस पे, तब भी फील्ड वही आ रहा है, तो ये ठीक है। तो पहली बात, ये फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। ये फील्ड क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड पॉइंट पे फील्ड कितना आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना। अब जरा एक खास बात देखो, ये तो हो गया स्केलर फंक्शन में, और इसको मैं वेक्टर में लिख रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। देखो, अगर हम इस डायग्राम को दूसरे तरह से ड्रॉ करें, कैसे? और हम इस डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करें, टॉप व्यू में। टॉप व्यू मीन्स करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, जो तुमको दिख रहा है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, किधर? तुम्हारी तरफ, दिस इज द करंट। तो ये जो जे वेक्टर है, क्या वेक्टर है? जे वेक्टर, ये तुम्हारी तरफ है। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? आई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। ये इसका सेंटर है ओ, और तुम इस पॉइंट पर क्या चाहते हो? फील्ड निकालना चाहते हो। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। तुम इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो तुमको ये फील्ड आ चुका है, ये डिस्टेंस आर है। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहां पर जो फील्ड है, यहां पर जो फील्ड है ऐसे बनेगा, करंट इस तरह से, तो फील्ड बनेगा इस तरह से, बनेगा ना। हम कह रहे हैं कि ये जो B है, इसकी वैल्यू है म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर क्या है? म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, जे क्रॉस आर। पहले बताओ, क्या ये मैग्नीट्यूड इसको सेटिस्फाई कर रहा है? जरा देखते हैं। इसको बोलते हैं जे, इसको क्या बोलते हैं? जे। ये क्या है? ये है म्यू नॉट बाई 2 जे आर, है ना। देखो मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि जे एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी वेक्टर, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये बताओ, क्या ये और ये क्या इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा? जे इस डायरेक्शन में है, जे किस डायरेक्शन में है? तुम्हारे तरफ है। जे तुम्हारे तरफ है, करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, तो जे तुम्हारी तरफ है।
आर वेक्टर इस डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ओपी वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। बताओ, जे तुम्हारी तरफ, जे तुम्हारी तरफ और ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, म्यू नॉट बाई टू जे आर साइन 90 डिग्री, म्यू नॉट बाई टू जे आर साइन 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड तो सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना। यस सर। अब देखो डायरेक्शन, अब देखो डायरेक्शन, ये है आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर, ये है जे वेक्टर, ये है आर वेक्टर और ये है जे वेक्टर। जब जे क्रॉस आर करोगे, देखो जे वेक्टर तुम्हारी तरफ है, जे वेक्टर यहां पे तुम्हारी तरफ है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर बाहर है। जब जे क्रॉस आर करोगे, जे क्रॉस आर, तो इस तरह से बनेगा, यस सर। वही है ना। तो जे क्रॉस आर इस तरह से बनेगा। तो इसको याद रखो। क्यों याद रखो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझो। इसको जे क्रॉस आर फॉर्म में याद रखो, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं जो उसने बताए थे। पहला, एक क्वेश्चन आएगा, हालांकि आ चुका है, पिछले साल, पिछले के पिछले साल आया था, उसके पिछले साल आया था, लेकिन अभी भी चांस है, बहुत सारा कुछ नहीं भी आया है, बता देते हैं। ये जो चीज है जे क्रॉस आर, तुम जब कैविटी कट करके निकालोगे ना, तो करंट बदल जाएगा, लेकिन जे सेम रहेगा। जब हम इस लकड़ी को तोड़ देंगे 2 टुकड़े में, तो मास बदल जाएगा। इस दोनों, ये एक रॉड है, हम इस रॉड को बीच से तोड़ देंगे, इसका मास अलग, इसका मास अलग, बट डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, याद रखना। बताते हैं, तो इसको क्या करोगे, म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, क्या हो गया, म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, इसको तुम रट जाओ। बी इनसाइड होता है, बी इनसाइड होता है म्यू नॉट बाई टू जे क्रॉस आर, वेक्टर फॉर्म में। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देगा। जे क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, बिकॉज ये यूनिफॉर्म करंट है, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, सीधे मैग्नीट्यूड वाइज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, करंट आई डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, ये तुम्हारा देगा। तुम्हारा यहां पे एक चीज पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब है इसके एक्सिस पे कितना फील्ड होगा, इसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो बताओ, एक्सिस का मतलब ये हो गया, आर कितना हो गया, 0। ये आर क्या है बताओ, ये आर क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से इसकी डिस्टेंस है। अगर एक्सिस पे ही पूछ दे फील्ड कितनी होगी, तो क्या आएगा, 0। अंदर में फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, अंदर में फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। पहले हम आउटसाइड का निकालते हैं और फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। यहां कोई डाउट? अब आ जाओ बी आउटसाइड। नाउ आई एम कमिंग टू बी आउटसाइड। आ जाओ, जरा देखते हैं, हम इसको फिर से लिख देंगे, हम इसको फिर से कंक्लूड कर देंगे। अब बाहर में फील्ड कितना होगा, हम जानना चाहते हैं बाहर में फील्ड कितना होगा, फिर से वही करेंगे। हमको यहां निकालना है फील्ड, कहां, यहां। तो मान लेते हैं यहां फील्ड आउटसाइड कुछ है, ऐसे एक सर्कल बना दो, ठीक, ये रेडियस है आर। दिस आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दिस आर इज इसीलिए बाहर है। अगर हमको बी आउटसाइड निकालना, हमको बी आउटसाइड निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो हमको बाहर में निकालना है फील्ड, प्रबल दो उस पर भी जाएंगे। अभी करंट, नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, कोएक्सियल, कैविटी सब लेंगे, थोड़ा ध्यान रखो। बी आउटसाइड, आउटसाइड का बी यहां पे निकाल, मान लेते हैं यहां फील्ड बी है, मान लेते हैं यहां फील्ड बी है, तो हर पॉइंट पे फील्ड बी ही होगा बाय सिमेट्री। क्योंकि अगर यहां से यहां पे, अगर इसकी वजह से अगर यहां पे फील्ड बी है, तो यहां बी डैश नहीं हो सकती है, यहां बी डैश नहीं हो सकती। तो हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये यहां पहुंच जाएगा और ये यहां पहुंच जाएगा, जबकि
सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर एक पॉइंट पे फील्ड होगा बी आउटसाइड, तो हर पॉइंट बी आउटसाइड ही होगा। दूसरा, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि वही चीज जो हम वहां किए थे, एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, और वो है अगर करंट इस तरह से है तो फील्ड मस्ट बी लाइक दिस, बी आउटसाइड सब जगह होगा, और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह होगी। अब इस एम्पीरियन लूप पे लगा दो, तो क्या लिखोगे? देखो लगाओ, लिखोगे बी आउटसाइड बाहर निकाल दो। क्यों बाहर निकाल रहे हैं? मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। cos 0 डिग्री बाहर निकाल दो। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हर पॉइंट पे बी भी सर्कुलर है, टेंजेंशियल, और तुम्हारा जो डिस्टेंस डीएल है, जो तुम छोटे छोटे टुकड़ों में इस पाथ को डिवाइड कर रहे हो, वो भी टेंजेंशियल है। ये डीएल भी टेंजेंशियल है, और यहाँ बी भी टेंजेंशियल है। यहाँ भी डीएल टेंजेंशियल है, और यहाँ पर बी भी क्या है? टेंजेंशियल है। यहाँ पर ये डीएल क्या है? टेंजेंशियल है, और यहाँ बी भी टेंजेंशियल। हर पॉइंट पे बी और डीएल अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, लेकिन उनके बीच का म्यूचुअल एंगल हमेशा 0 डिग्री है। तो बी cos 0 डिग्री, इंटीग्रल ऑफ डीएल, सारे डीएल का सम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब बताओ, ये तो हो गया बी आउटसाइड cos 0, इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना होगा? अगर ये रेडियस स्मॉल आर है, तो ये इंटीग्रल टोटल लेंथ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा इसका? 2 पाई आर होगा। टोटल लेंथ इसका होगा 2 पाई आर। करंट कितना है इसके अंदर से कितना करंट पार हो रहा है? इसके अंदर से कितना करंट, अगर ये मान लो इससे बड़ा है, पता नहीं, ठीक है, ये अगर इससे बड़ा है, ये लो, ये इस तरह से है, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है? सो बताओ। आई टोटल करंट। एक बार इसके बाहर निकल जाओगे, यहां से लेकर के यहां तक में, जीरो से लेके कैपिटल आर तक में, यहां तक में करंट था आई, और यहां से यहां तो करंट ही नहीं है, तो टोटल करंट तो आई होगा ना। एक बार तुम इसके बाहर निकल गए, साउंड आ रहा है हम लोग का? आ रहा। एक बार तुम इसके बाहर निकल जाओगे, फिर कहीं भी चले जाओ, उसके अंदर करंट आई ही होगा, टोटल आई होगा ना। एक बार तुम यहां चले जाओ, या इससे भी बाहर चले जाओ, जब तक तुम यहां पर हो और बड़ा बड़ा बना रहे हो, जब तक तुम इसके अंदर में तुम जो है एम्पीरियन लूप बड़ा कर रहे हो, जब तक तुम इसके अंदर में एम्पीरियन लूप बड़ा कर रहे हो, तुम्हारा करंट भी बढ़ रहा है, पेरीमीटर भी चेंज हो रहा है। देखो यहां के कंपैरिजन में यहां पे 2 पाई आर भी चेंज होगा, और यहां के कंपैरिजन यहां जो होगा करंट भी ज्यादा होगा, दोनों चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा। लेकिन इस केस में एक बार तुम बाहर चले जाओगे तो सिर्फ तुम्हारा ये चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो करंट है ही नहीं कहीं, तो करंट तो सिर्फ फिक्स हो गया, सिर्फ आर चेंज हो रहा है। यहां से बी कितना आएगा बताओ? यहां से बी आएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। ये वही है, सेम एज फील्ड ड्यू टू ए थिन वायर प्लेस्ड एट एक्सिस, है ना। अगर एक थिन वायर होता एकदम, एक बार बाहर निकल गए तो ये थिन वायर बन गया, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। सही है? यस सर। अब देखो बाहर में फील्ड क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अंदर में क्या था? प्रोपोर्शनल टू आर।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो देखो। इसका ग्राफ कैसा बनेगा पहले सो देखो, फिर तुमको वेक्टर इसमें बताते हैं और फिर इसमें एक चीज बताते हैं जो कि इसमें समझने वाला टॉपिक है। देखो कोई भी ग्राफ पूछ देगा, कभी भी कोई भी ग्राफ पूछ देगा, ये देखो ये तुम्हारा जो है करंट कैरिंग वायर है जो कि इधर आ रहा है, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है आई। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है आर, जो कि यूनिफॉर्मली, इसीलिए जे जो है वो है आई बाय पाई आर स्क्वायर एलॉन्ग करंट, इसको जे वेक्टर बोलते हैं। बी इनसाइड का मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट बाय 2 जे इंटू आर, या इसको ये लिख सकते हो, जे को लिखना चाहो तो म्यू नॉट बाय 2, जे का मतलब हो गया कितना आई बाय पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। और बी आउटसाइड है, और बी आउटसाइड है वही जो वायर के कारण होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। इसका एक ग्राफ बने वो इस टाइप से बनेगा, और तुम एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हो, ये कहां ले रहे हो, रेडियल डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जिसको हम कह रहे हैं आर। तो तुम्हारा ये ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से, पहले होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, पहले क्या होगा, पहले होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, फिर होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये स्ट्रेट लाइन है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पे, सरफेस पे, आर इक्वल टू आर मीन्स सरफेस पे, ठीक है, पहली बात ये समझ लो। दूसरी बात, इसको अगर हम लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ जे वेक्टर, तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से, हम लिखेंगे इसको म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर, म्यू नॉट बाई 2 इंटू जे क्रॉस आर। और इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई बाई दिस, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, चलो ये है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, इसको, इसका हम कुछ खास इंपॉर्टेंस, इसका भी इंपॉर्टेंस को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख रहे, बाद में लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, ठीक है। कई बार फिजिक्स में ऐसा होगा, ये तुमको आई बाई 2 पाई आ रहेगा, आई बाय 2 पाई आ रहेगा, क्या होगा, आई बाय 2 पाई आ रहेगा। चलो इसको देखेंगे, ये होगा बी इनसाइड, ये बी आउटसाइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा फील्ड है, ये तुम्हारा फील्ड है, ये भी फील्ड सर्कुलर होगा, ये फील्ड सर्कुलर होगा, ये बाहर जाते इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम यहां देखो इसको गौर से, तो जब तुम यहां फील्ड निकाल रहे थे, कहां पे, इनसाइड पॉइंट पे, जब तुम इनसाइड पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे थे तो तुम बेसिकली कर क्या रहे थे, तुमको यहां जो फील्ड निकालना था ना, तो तुम कर क्या रहे थे, तुम यहां से इसको काट दे रहे थे, तुम यहां से इसको काट दे रहे थे, और तुम क्या कर रहे थे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे थे, एक जो इसके बाहर का पार्ट है सिलेंडर, और एक जो इसके अंदर का है सिलेंडर। समझो तुम क्या कर रहे थे, तुमको जब इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था तो तुम क्या कर रहे थे, तुम इसको एक ड्रिलिंग मशीन से इसको तुम इस सिलेंडर एक ड्रिल कर दे रहे थे, और तुम क्या कह रहे थे बेसिकली, तुम ये कह रहे थे कि देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, तुमको यहां फील्ड निकालना है, अंदर वाले पार्ट को तुमने क्या बना दिया, वायर बना दिया, और बाहर वाले फील्ड का 0 कर दिया। तुमने क्या किया यहां पे देखो, तुमने यहां बेसिकली क्या किया था, बी ड्यू टू आउटर पार्ट, आउटर पार्ट मतलब ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना, इसकी वजह से कोई फील्ड नहीं बनेगा, आउटर पार्ट इज 0, और बी ड्यू टू ये इनर पार्ट जो है ना, बी ड्यू टू
इनर पार्ट, जो इसके अंदर का ये पार्ट दिख रहा है ना, जो सिलेंडर के भीतर, उसको तुम वायर बना दो, अंदर का पार्ट, ये क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट आई बाय 2πr, ये होगा ना। अगर हम इस पूरे इनर सिलेंडर को कोलैप्स कर दें, इस पूरे इनर सिलेंडर को हम क्या करें, कोलैप्स कर दें, कैसे, इसको ऐसे करते जाओ, कोलैप्स करते जाओ, इसको मोड़ते जाओ मोड़ते जाओ मोड़ते जाओ, मोड़ते जाओगे और ये कोलैप्स होते 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 क्या हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा ना। इस पूरे सिलेंडर को एक वायर बना दो तो उसकी तुम्हारा फील्ड क्या आता है एक स्टेप में, म्यू नॉट आई बाई 2πr। और ये आई क्या होता, ये आई क्या होता, ये होता, ये आई क्या होता, ये आई होता टोटल करंट बाय πr² इंटू πr² होता ना। टोटल करंट बताओ, इसके अंदर जो करंट इसमें है, आई इनसाइड, आई इनसाइड को क्या बना दो, वायर बना दो और उसके सरफेस पे निकाल दो, और जो बाहर का उसको निकाल दो। तो आई इनसाइड पर तुम ये बनाते इसके कारण, तो क्या लिखते, सिंपली यहां फील्ड क्या होता, म्यू नॉट इंटू, सिंपली यहां फील्ड क्या होता, म्यू नॉट इंटू आई इन द इनसाइड पार्ट बाय 2πr। बट आई इन द इनसाइड पार्ट क्या है, आई इन द इनसाइड पार्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2πr। और आई इनसाइड का मतलब है करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया इंटू πr², यही है ना, यही तो निकल रहा है। ये देखो, ये आर कट गया, वही तो निकल रहा है, सेम चीज है ना। तुमको ये सेल थ्योरम दे रहा है, क्या दे रहा है, सेल थ्योरम, मैग्नेटिक फील्ड में सेल थ्योरम दे रहा है तुमको, जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक, चलो इसको जरा गौर से देखो, जे क्रॉस आर। तुमसे मैं क्वेश्चन दो तरह से पूछूंगा, कौन कौन सा, एक तो मैंने क्या किया है, ये मेरा एक सिलेंडर है और इसमें तुम्हारी तरफ करंट आ रहा था, इस सिलेंडर में तुम्हारी तरफ करंट आ रहा था, बहुत सारा करंट इस सिलेंडर में तुम्हारी तरफ सारा करंट जो है आ रहा था, ठीक है, ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा था। मैंने क्या किया, इसमें से एक सिलिंड्रिकल कैविटी कट कर दिया, मैंने इसमें से एक होल ड्रिल कर दिया एक्सिस के पैरेलल। ठीक, तुम्हें प्रूव करना है, ये जो कैविटी ड्रिल करोगे एक्सिस के पैरेलल, इस कैविटी के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म आएगा, पहली बात। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या होगा समझो। सो हमको ये, इसको याद रखना, जे क्रॉस आर, हमको ये कहा गया है कि prove that if a cylindrical cavity is drilled in a bigger cylinder with axis parallel, then magnetic field inside that cavity, inside that cavity cylinder is uniform। ठीक है, तुमने यहां पे कैविटी ऐसे करके कट कर दिया है, तो याद रखना, जब तुम कैविटी कट कर देते हो तो करंट भी घट जाता है और एरिया भी घट जाता है, लेकिन करंट पर यूनिट एरिया सेम रहता है। पहले करंट था आई, पहले करंट था आई, एरिया था ए, पहले करंट था आई, एरिया था ए, तो जे का वैल्यू था आई बाय ए। अब करंट है, अब करंट है 0.8 आई, एरिया है 0.8 ए, 20% एरिया निकल गया, 20% एरिया निकल गया और 20% करंट निकल गया, तो जे वही रहेगा, जे वही रहेगा।
अब देखो, ये इसका एक्सिस को O नाम दे दो और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट दे दो C नाम दे दो। J सेम है, J जो पहले था वही है। तुमको प्रूव करना है इसे किसी भी पॉइंट पे फील्ड सेम आएगा, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितनी होगी। इसमें कोई पॉइंट ले लो P, यहां कोई पॉइंट ले लो P, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहां जो करंट नहीं है, यहां जो करंट नहीं है, इस कैविटी में जो करंट नहीं है, तुम इसको इस तरह से समझ सकते हो कि पूरी करंट थी और उसमें एक नेगेटिव करंट है। ये पूरे में करंट था J, इस पूरे में करंट वेक्टर था J, यहां भी था J, और यहां एक उल्टा करंट दे दिया -J, तो J और -J कट गया, वेक्टर J और वेक्टर -J यहां कट गया। यानी कि हम इसको मान सकते हैं सुपर इंपोजिशन ऑफ टू करंट। जहां करंट 0 है, जहां J वेक्टर 0 है, अगर J 0 है तुम इसको लिख सकते हो, अगर ये J 0 है इसको तुम लिख सकते हो +J प्लस -J, लिख सकते हो ना। अब यहां देखो, अगर पूरा करंट होता तो यहां पर फील्ड होता B at P। अगर पूरा करंट होता तो होता μ0/2 J क्रॉस, अगर पूरा करंट होता, इसमें भी J होता, J क्रॉस OP। क्या होता है? J क्रॉस OP। J क्रॉस OP, R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, प्लस अगर पूरा करंट होता तो ये होता, बट इसमें तुमने क्या किया है, एक क्रॉस दिया होगा तुमने यहां पे, इसका मतलब क्या, एक डॉट होगा यहां, एक क्रॉस होगा, कंप्लीट की वजह से ये ले लिए। ये क्या है, जब पूरा करंट होता तब ये लेते, ये फॉर्मूला तब वैलिड है, पूरा भरा हुआ होता। अब इसमें तुमने एक J दे दिया उल्टा, यानी -J डाला है, ये क्या हो जाएगा μ0/2 -J। इसकी वजह से ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है क्रॉस वाला, डॉट के ऊपर क्रॉस, डॉट कंप्लीट का क्रॉस ही है, इसके कारण क्या होता -J। अरे इस वेक्टर को J मान रहे हो, इसको मानोगे -J क्रॉस CP वेक्टर, इसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर कितना है, CP वेक्टर। तो यहां से तुम देखोगे आएगा μ0/2 J क्रॉस OP प्लस इस माइनस को यहां लेके चले जाओ, ये हो जाएगा PC, हो जाएगा। इस माइनस को इसमें J ले लो कॉमन, इसको माइनस कर दो, इसको कर दो CP, सॉरी PC, तो J क्रॉस OP प्लस PC, OP प्लस O से P प्लस OC μ0/2 J क्रॉस OC। यानी कि दो चीजें पता चलेगी, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी इंडिपेंडेंट ऑफ P, समझो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को P से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ P। और तुम P की जगह पॉइंट ले लो Q, तुम P की जगह कोई पॉइंट ले लो Q, यहां आएगा OQ, यहां आएगा QC, फिर से OQ प्लस QC OC ही आएगा, ठीक। तो कहां ले रहे हो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, हर केस में लाइन ज्वाइनिंग O to C ही आ रहा है। तो पहली बात यहां ये समझ लो कि J इस डायरेक्शन में है, J इस डायरेक्शन में है, तुम्हारी तरफ, J तुम्हारी तरफ है, ठीक है ना, और OC इस डायरेक्शन में है। तो एंगल बिटवीन J वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज 90 डिग्री। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो आएगी μ0/2 J इंटू OC, मैग्नीट्यूड जो दोनों के एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, जो तुमने यहाँ कैविटी बनाया था, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस आता है, ठीक है, एक्सिस और इसके बीच का डिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शन देखो, J क्रॉस OC, J इस डायरेक्शन में है, OC इस डायरेक्शन में है, OC इस डायरेक्शन में, देखो J क्रॉस OC और J इस डायरेक्शन में, सो J क्रॉस OC, J तुम्हारी तरफ, OC J क्रॉस OC इस डायरेक्शन में होगा, फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पूरी कैविटी में, वो यूनिफॉर्म बनेगा और वो ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा।
मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी हर जगह सेम आएगा। और किसके परपेंडिकुलर आएगा? ओसी के परपेंडिकुलर, जे क्रॉस ओसी, जे तुम्हारी तरफ, जे क्रॉस ओसी, ये बनेगा बी, जो कि यूनिफॉर्म फील्ड होगा इसके अंदर। इसकी मैग्नीट्यूड होगी जे और ओसी। ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? जब ओ और सी कोइंसाइड कर जाए, जब ओ और सी कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब अगर हम दोनों के एक्सिस को कोइंसाइड करा दें, ऐसे एक होल बनाए जिसकी ये खोखला बनाए, बट वो दोनों का एक्सिस कोइंसाइड हो जाए, दोनों का एक्सिस कोइंसाइड हो जाए इस तरह से, ऐसा अगर हम ड्रिल कर दें तो इसके अंदर फील्ड जीरो है। किसी भी ये थिकनेस कुछ भी हो, ये जीरो है, क्योंकि ये क्या है, अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कभी इस टाइप से क्वेश्चन हो, ये एक सिलेंडर इस तरह से और करंट यहाँ फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये बीच में खाली है, तो उसके अंदर फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। क्योंकि ये क्या है? ये बेसिकली है क्या? ये बड़े सिलेंडर में कैविटी सिलेंडर कट किया हुआ है जहां ओ और सी कोइंसाइड कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ सी और एक्सिस ऑफ ओ का सेपरेशन यहां पे होता है। जब सेपरेशन ही नहीं तो फील्ड जीरो होगा। एग्रीड? जे क्रॉस आर, फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसमें यूनिफॉर्म आएगी। फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यहाँ पे यूनिफॉर्म आएगी। पहला केस, ठीक है? कोई डाउट यहाँ? अब देखो, इसमें दूसरा क्वेश्चन होता है इसी से रिलेटेड, जे क्रॉस आर से। जे क्रॉस आर से वो क्या होता है? तुम्हारे पास दो करंट कैरिंग ऐसे हैं। तुम्हारे पास एक करंट इस तरह से तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसमें करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। ये एक सिलिंड्रिकल वायर है, इनफाइनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर है, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है। दूसरा एक आइडेंटिकल है इसी के जैसा, इसमें करंट मेरी तरफ आ रहा है। एक में करंट तुम्हारी तरफ जा रहा है, एक में करंट मेरी तरफ आ रहा है। समझ लो, एक में करंट निकल रहा है, एक में करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, एक में करंट मेरी तरफ आ रहा है। और हम क्या करते हैं, दोनों सिलेंडर को पास लाते हैं और फिर इनको एक दूसरे में पेनिट्रेट कर देते हैं, एक दूसरे में पेनिट्रेट कर देते हैं। तो प्रूव करना है कि जो कॉमन ओवरलैपिंग पोर्शन होगा वहां पे फील्ड जीरो आएगा, वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म आएगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म आएगा। और कितना आएगा? ठीक। सो क्वेश्चन ये है, ये वही चीज जो एसएचएम में भी किए थे, वो सॉरी गॉस लॉ में भी किए थे। ओवरलैपिंग फील्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ, हम कहना चाहते हैं फील्ड इन द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ टू ऑपोजिट करंट डेंसिटी वेक्टर्स। वो इस तरह से देखो, ये एक है, इसका सेंटर यहां है, एक जैसा लग नहीं रहा है, आइडेंटिकल है, रेडियस सब सेम है। ये देखो, ये डॉट है तुम्हारी तरफ, इसमें करंट जो है वो डॉट के फॉर्म में है, इसमें जे वेक्टर है, इसमें जो है माइनस जे वेक्टर है। इसमें करंट तुमसे दूर जा रहा है, इसमें करंट तुमसे दूर जा रहा है, ये है माइनस जे वेक्टर। एक को जे वेक्टर बोलेंगे, दूसरा माइनस जे वेक्टर। जे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यानी यहां पर जे और माइनस जे कट गया, यहां कोई करंट नहीं बचेगा। यहां जे भी था, यहां जे भी था और यहां माइनस जे भी था, तो कट कुट के कुछ बचेगा नहीं। ठीक है ना? तुमको इस कॉमन ओवरलैपिंग पोर्शन जो है वहां पे फील्ड निकालना है। यू हैव टू फाइंड फील्ड इन दिस ओवरलैपिंग रीजन। ओवरलैपिंग रीजन कैसे निकालेंगे? कोई पॉइंट मान लो इसमें P, इसमें कोई भी पॉइंट मान लो कहीं पे P मान लो, यहां पे कहीं भी, यहां एक पॉइंट मान लो P, इसका नाम दे दो सेंटर का O, इसके सेंटर का नाम दे दो C। ठीक।
ओवरलैपिंग पोर्शन निकालना चाहते हो तो एक का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा और एक का पोजीशन वेक्टर ये बनेगा। फॉर्मूला यही रहेगा जे क्रॉस आर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। तो जरा लिखो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पी वुड बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 जे क्रॉस ओपी वेक्टर प्लस इसकी वजह से फील्ड म्यू नॉट बाय 2 माइनस जे क्रॉस सीपी वेक्टर होगा। देखो जे क्रॉस आर, जे क्रॉस ओपी और माइनस जे क्रॉस पोजीशन वेक्टर सीपी, दैट वुड बिकम इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 क्या हो जाएगा बताओ? जे क्रॉस ओपी और माइनस जे क्रॉस सीपी। जे ले लो कॉमन, जे क्रॉस ओपी प्लस पीसी हो जाएगा। जे क्रॉस पीसी का कितना हो जाएगा? ओसी ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पी, इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पी। ये वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म आई है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये देखो जे क्रॉस ओसी, जे इस डायरेक्शन में, ओसी इस डायरेक्शन में। देखो जे तुम्हारी तरफ है, इसको माने थे जे तुम्हारी तरफ, ओसी इस डायरेक्शन में, जे क्रॉस ओसी ऊपर की तरफ। तो यहां तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरह से। इसकी डायरेक्शन इधर होगी जे क्रॉस ओसी, जे क्रॉस ओ टू सी। देखो जे इधर, ओसी इधर, जे क्रॉस ओसी ऊपर की तरफ मैग्नीट्यूड वाइज। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? म्यू नॉट बाई 2 जे इंटू ओसी साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और डायरेक्शन ये होगा बी का। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कॉमन ओवरलैपिंग रीजन में। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कॉमन ओवरलैपिंग रीजन में। तो इसको याद रखना, म्यू नॉट बाई 2 जे क्रॉस आर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ कोई डाउट किसी को?